मेरा नाम भाविन है। वैसे तो मैं गुजरात से हूं, लेकिन साल के 10 महीने तो मैं पूरे देश भर में ही घूमता रहता हूं। मेरी जॉब ही ऐसी है। इस बार मुझे उत्तर प्रदेश मेरे काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए जाना था। मैं वहां पहुंचा और 1 हफ्ते के लिए एक होटल का रूम बुक करवा लिया। मैंने कोशिश तो बहुत की कि कहीं 2 महीने के लिए किराए का मकान ही मिल जाए या पीजी मिल जाए, पर जहां मैं अपनी रिसर्च के लिए गया था वो एक छोटा सा गांव था और इसके लिए मुझे कहीं पर भी भाड़े पर यानी कि किराए पर घर नहीं मिल रहा था। 1 हफ्ता पूरा होने आया था और मैं होटल के रूम में ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। मैंने होटल मैनेजर से पूछा, क्या कहीं पर मुझे 2 महीने के लिए घर भाड़े पर मिल सकता है? उसने कहा कि गांव के बाहर एक छोटा सा घर है, वैसे बहुत पुराना है, पर आपका काम चल जाएगा। पर वहां पहले से एक लड़का रहता है, उसका नाम केशव है। मैंने कहा ठीक है, आज शाम वहां जाकर देख लेंगे। घर बहुत पुराना था और गांव से दूर, पर भाविन ने वहीं रहने का सोच लिया। भाविन ने होटल के लड़के से पूछा कि वो दूसरा लड़का कहाँ है, तो उसने कहा कि वो सिर्फ रात को ही सोने के लिए आता है। दूसरे दिन भाविन वहां शिफ्ट हो गया। भाविन ने एक साइकिल भी 2 महीने के लिए किराए पर ले ली ताकि वो आराम से कहीं भी आ जा सके। अंधेरा हो चुका था और भाविन खाना खाकर बस बैठा ही था कि केशव घर आया। भाविन ने कहा कि 2 महीने के लिए मैं आपका रूममेट हूं। उस रात तो बस बातचीत हुई। केशव ज्यादा बोलता नहीं था, पर लड़का अच्छा था। वैसे भी भाविन थक गया था तो वो तुरंत सो गया। सुबह उठा तो केशव वहां नहीं था। भाविन को लगा कि वो चला गया होगा। भाविन भी तैयार होकर अपने काम के लिए निकल गया। 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए। रात को भाविन थक के आता तो केशव के आने के बाद थोड़ी बहुत बातचीत होती और वो सो जाते। उस दिन भाविन की छुट्टी थी, तो उस दिन भाविन ने आराम से पूरे घर को देखा और आसपास भी नजर घुमाई। रात को जब केशव घर आया तो उसने उसके लिए खाना बनाया था। दोनों ने साथ में खाना खाया और उस रात दोनों ने खूब बातें की। भाविन ने केशव से पूछा कि तुम क्या काम करते हो? केशव ने हंसकर बात टाल दी। भाविन ने कहा कि मैंने देखा है, मैं जब भी रात को उठता हूं तुम जागे हुए होते हो। तुम्हारी नींद कैसे पूरी होती है? केशव ने बताया कि वैसे भी मुझे नींद बहुत ही कम आती है। मैं 1-2 घंटे सो लूं तो बस मुझे चल जाता है। भाविन ने देखा कि वो किताबें बहुत पढ़ता था, पर भाविन जब भी उसे देखता उसे केशव में कुछ अजीब लगता, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या अजीब है। केशव उसे काफी पढ़ा लिखा लग रहा था। पहले 2 हफ्ते सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन उस रात भाविन की नींद आधी रात को उड़ गई और उसने देखा तो कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसे लगा कि शायद केशव होगा, लेकिन केशव तो सो रहा था। भाविन ने पूरे घर में घूम कर देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। भाविन को लगा शायद बाहर कोई जंगली जानवर होगा। वैसे भी तो गांव में कभी कभी जंगली जानवर आ ही जाते हैं। फिर वो अपने बिस्तर में जाके सो गया। करीब 1-8 घंटे बाद फिर से उसे ठक ठक की आवाज आई और इस बार आवाज जैसे घर में से ही कहीं से आ रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कहां से आ रही है। वैसे तो केशव जाग जाता है, पर आज पता नहीं क्यों इतनी आवाज के बावजूद भी वो सो रहा था। भाविन बहुत थका हुआ था तो उसने सोचा कि शायद केशव भी आज बहुत थका हुआ होगा। उसने सुबह उससे बात करने की सोची और वो सो गया। सुबह उसने केशव से पूछा कि क्या तुम्हें कभी इस घर से कोई ठक ठक की आवाज या ऐसी कोई अजीब आवाज नहीं आई? केशव ने कहा कि हाँ, कभी कभी मुझे भी सुनाई पड़ती है, पर कहां से आती है मैं समझ नहीं पाता। दूसरे दिन भी ऐसा फिर से हुआ। आधी रात को फिर वही ठक ठक की आवाज आने लगी। भाविन को समझ नहीं आ रहा था, कभी लगता था ऊपर से आ रही है, कभी लगता है जमीन के नीचे से आ रही है, तो कभी लगता था कहीं बाहर से आ रही है। उसने केशव को जगाया। दोनों ने सब जगह देखा, बाहर जाकर भी देखा, पर कहीं कोई नजर नहीं आया। 4-5 दिन से लगातार आधी रात के बाद यही आवाज आती रही थी और फिर बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर उन्होंने देखा तो भाविन और केशव दोनों के हाथों पर खरोंच के निशान थे। दोनों ये देखकर एक दूसरे की ओर देखने लगे कि कोई तो घर में आया नहीं, ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया था कि उनको खरोंच आ सके। फिर कैसे और कब ये खरोंचें आ गईं? यही सवाल मन में लिए दोनों अपने अपने काम पर चले गए। दूसरे दिन फिर वही हुआ। अब रात को इतनी जोर से आवाजें आती थी कि
वो सो भी नहीं पाते थे। केशव का तो ठीक था, पर भावन नींद पूरी न होने की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अब तो दोनों के शरीर पर खरोंचों के निशान बनना रोज का काम हो गया था। अब भावन को डर लगने लगा था। ऊपर से एक दिन केशव ने बताया कि लगता है यहां कोई प्रेतात्मा आने लगी है और वो ही ये सब कर रही है। भावन को डर तो लगा, पर उसने कहा कि नहीं, प्रेत कुछ नहीं होता। पर दिन ब दिन आवाजें और खरोचें बढ़ती ही जा रही थी। तो आखिर उसने केशव से पूछा कि क्या तुम इसका कोई उपाय जानते हो? केशव ने कहा कि अगर हम जमीन के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाएं और वहीं रहे तो रात को वो प्रेत आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने एक छोटा सा कमरा जमीन के नीचे बना लिया। केशव कहीं से कुछ पुरानी चीजें लेकर आया और कहा कि इससे वो प्रेत आत्मा हमारे पास जरा भी नहीं भटकेगी। उन्होंने थोड़ा खाना और कुछ जरूरी सामान भी उसी कमरे में रख लिया। उस कमरे में सोने के बाद वो खरोचें आना बंद हो गई थी। भावन को लगा कि केशव ने सही कहा था। अच्छा हुआ हम यहां सोने आ गए। पर साथ ही उसने ध्यान दिया कि केशव कुछ अजीब सा बर्ताव करता जा रहा है। इतना ही नहीं, उसकी आंखें थोड़ी सी लाल दिख रही थीं और वो पहले से काफी तगड़ा लग रहा था। केशव ने यह भी देखा कि भावन अब उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा था। उसका विचित्र बर्ताव देखकर वो सोच में पड़ गया। मेरे ध्यान में आया कि जब से मैं केशव के साथ हूं तभी से ये सब अजीब सी चीजें हो रही हैं। कहीं केशव ही तो। दूसरे दिन भावन काम पर चला गया, पर उसके दिमाग से केशव का बर्ताव और उसके शरीर में आया बदलाव जा ही नहीं रहा था। भावन को परेशान देख उसके साथ काम करते हुए भोला ने पूछा, साहब आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, बात क्या है? भावन ने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा, साहब आप तो खुद ब खुद एक रक्त पिशाच के चंगुल में फंसते जा रहे हो। वो घर तो सालों से खाली पड़ा है। आप जिस केशव की बात कर रहे हैं वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। किसी ने उसका खून कर दिया था और कहा जाता है कि वो रक्त पिशाच बन गया। वो खून पीकर ही जिंदा रह सकता है। वो सुबह के उजाले में आपके सामने नहीं आ पाएगा और वो सिर्फ रात को ही दिखाई देता है। वो ऐसे बहुत कमजोर होते हैं, पर जितना जमीन के अंदर जाएं उतना ही वो ताकतवर बनते जाते हैं। वो धोखे से हमारा खून पीते हैं और ताकतवर बनते हैं। धीरे धीरे वो हमारा सारा खून पी जाते हैं और आखिर हमें मार डालते हैं। भावन को अब समझ आने लगा था कि भोलू ने जैसा कहा वैसे ही केशव कभी सुबह उसके सामने नहीं आया था। वो क्या काम करता है ये बात वो हमेशा टाल देता था और जमीन के नीचे कमरा बनाने का आइडिया भी उसी का था। और उसी के बाद वो तगड़ा लग रहा था और उसकी आंखें भी अजीब और लाल होने लगी थीं। अब भावन को केशव पर पूरा शक हो रहा था, पर फिर भी वो उसे एक मौका देना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से केशव किताबों का शौकीन था और जिस शालीनता से वो उससे बात करता था, ये यकीन करना जरा मुश्किल था कि वो एक रक्त पिशाच हो सकता है। उस रात भावन सोने का नाटक करता रहा। उसने चुपके से देखा तो उसके होश उड़ गए। केशव की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा जैसे एकदम काला पड़ने लगा था। भावन को लगा जैसे वो अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसके नाखून और दांत भी तेजी से बढ़ रहे थे। केशव ने भावन की तरफ देखा। भावन को लगा जैसे वो उसे देखकर लार टपका रहा हो। जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर भावन ने बहुत ही नॉर्मल होकर के केशव से कहा, अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं। फिर भावन इधर उधर ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, शायद ऊपर रह गया, मैं अभी लेकर आता हूं। केशव भावन को ऊपर नहीं जाने देना चाहता था। उसने भावन को बहुत मना किया, पर भावन उसी बहाने के सहारे वहां से केशव से बच के भागना चाह रहा था। भावन ने कहा कि बस यूं गया और यूं आया, और बिना केशव की तरफ मुड़े वो सीधा ऊपर गया और बाहर भागने लगा। जाते जाते उसने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना दिया। केशव उसे अपने हाथ से निकलता देख झुंझला उठा था। भावन को उसकी भयानक आवाजें अभी तक सुनाई दे रही थीं और वो बस बिना मुड़े भागता जा रहा था।
केशव वाकई में एक रक्त पिशाच था। सुबह की पहली किरण के साथ भाविन की जान में जान आई।